हेलो माय डियर स्नूपर्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन की इस नई वीडियो में जिसमें हम कवर करेंगे CWSN को, यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को। तो एक सिंगल वीडियो में हम कवर करेंगे इसके मीनिंग के साथ साथ 7 ऐसे इम्पेयरमेंट्स को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग से। तो एक नॉर्मल क्लासरूम में जनरल या एवरेज स्टूडेंट्स के साथ साथ ऐसे कई स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें किसी तरह की फिजिकल यानी शारीरिक, इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक, इमोशनल का मतलब है भावनात्मक, सोशल या लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। और ये सभी तरह के स्टूडेंट्स आते हैं CWSN की कैटेगरी के अंडर। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे बच्चे अनआइडेंटिफाइड रह जाते हैं, पर हम एज ए रिस्पॉन्सिबल टीचर्स इन बातों को समझेंगे और उन्हें जो एडिशनल सपोर्ट चाहिए इन फॉर्म ऑफ एजुकेशन या हेल्थ केयर वो उन्हें प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ उन्हें इक्वल एक्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे हर स्कूल की एक्टिविटीज में। असिस्टिव टेक्नोलॉजीज जैसे कि ऑडियो बुक्स या डिजिटल मॉडल्स का यूज करेंगे बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग। अडेप्टेड टीचिंग मेथड्स यानी कि अपने टीचिंग की स्ट्रेटजी और टेक्निक्स में बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशंस लाएंगे और ओवरऑल अपनी क्लासरूम में एक इंक्लूसिव और ओपन एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। तो इन 5 पॉइंट्स में हमने कवर कर लिया है रोल्स ऑफ टीचर को, और ये पॉइंट्स आगे आने वाली सभी तरह के इम्पेयरमेंट्स में बिल्कुल कॉमन है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट की, जो अफेक्ट करता है बच्चे की सुनने की शक्ति को, जिसमें हो सकता है स्टूडेंट पार्शियली या कंप्लीटली अपनी हियरिंग की एबिलिटी को खो दे। ये रेंज करता है माइल्ड हियरिंग लॉस से लेकर कंप्लीट डेफनेस तक, जिसमें पर्सन की कम्युनिकेशन स्किल सबसे ज्यादा हैम्पर होती है। अभी हियरिंग लॉस बेसिकली दो तरह से होते हैं। पहले तो है कंडक्टिव हियरिंग लॉस, जिसमें आउटर या मिडल ईयर में इंफेक्शन या स्वेलिंग और या फिर ईयर वैक्स के कारण साउंड वेव्स ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं, पर यह एक्चुअली क्योरेबल है कुछ मेडिसिन और सर्जरी से। सेकंड है सेंसरी न्यूरल लॉस, जो सीवियरली इनर ईयर में डैमेज के कारण होता है, जिसमें ऑडिटरी नर्व्स आगे इंपल्सेस को ट्रांसमिट ही नहीं कर पाती। एंड अनफॉर्चुनेटली ये नॉन क्योरेबल है मोस्ट ऑफ द केसेस में। आगे है डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस। तो इस टेबल में हमें शो किया गया है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं हियरिंग लॉस उतना ज्यादा इंटेंस, उतना ज्यादा सीवियर हो जाता है। इसमें बाकी कुछ तो नहीं, पर जो प्रोफाउंड लेवल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हियरिंग इंपेयर्ड पर्सन है उसको 91 डेसिबल से भी ऊंची आवाज फेटली सुनाई देती है, जो एक नॉर्मल ह्यूमन के कानों के पर्दे ही फाड़ सकती है। क्लियर? तो आगे है ये दो इंस्ट्रूमेंट्स जिसे कहते हैं ऑडियोमीटर, जो मेजर करता है कि हियरिंग एबिलिटी कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है, और इससे जो डाटा आता है उसको हम ट्रांसमिट करते हैं ऑडियोग्राम पर, जो आपको राइट हैंड साइड पर दिख रहा है। जो ऑडियोमीटर है इसके भी आगे दो पार्ट्स है। सबसे पहला है तो है कान के बिल्कुल पास लगाने वाला एयर कंडक्टर, और दूसरा है जो कान के पास से जा रही हड्डी है जो बोन है उसके पास लगाने वाला बोन कंडक्टर। आगे है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, कि हम किस तरह से पता लगा सकते हैं कि स्टूडेंट को हियरिंग इम्पेयरमेंट है या नहीं है। इसके लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल, सबसे ज्यादा मेजर जो रोल आता है वो आता है टीचर्स का। तो हम एज टीचर्स बाय मेयर ऑब्जर्वेशन यानी सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व करके ये पता लगा सकते हैं कि उन्हें हियरिंग इम्पेयरमेंट है या नहीं है। ऑल्दो आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी में हम किसी तरह के टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं, किसी तरह की डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं इन इम्पेयरमेंट्स को पता लगाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसी ही टेक्निक से। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मेडिकल एग्जामिनेशन करवाकर, यानी कि जो ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं, जिसमें ई का मतलब है ईयर्स, एन का मतलब है नोज एंड टी का मतलब होता है टंग। तो ईएनटी स्पेशलिस्ट जो ऑडियोमीटर्स हैं या ऑडियोग्राम्स हैं इनका यूज करके न्यूरोलॉजिकल या स्ट्रक्चरल डिसफॉर्मिटी को पता लगा सकते हैं। सेकंड है स्पीच एंड लैंग्वेज असेसमेंट कंडक्ट कराकर, जैसे कि आप बच्चों को कोई ओरल इंस्ट्रक्शंस दें और उन्हें कहें कि आपने जो इंस्ट्रक्शंस दी है उसे को रिपीट करें। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि उसको कितना बेहतर सुना है, उसने कितना अच्छा कॉम्प्रिहेंड किया उसको।
थर्ड है केस स्टडीज। तो जो पेरेंट्स है, उसके पीयर ग्रुप्स है, फ्रेंड्स जो है, उसका जो कल्चर है या फिर उसके जो लिविंग स्टाइल्स है, इन सभी को एक एज अ होल कंडक्ट करके उसको एनालाइज करके हम ये पता लगा सकते हैं कि उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट अगर उसके पेरेंट्स को है तो हाई चांसेस होते हैं कि उसके आगे की जनरेशन्स को भी ये सेम प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक केस स्टडी हम कंडक्ट कर सकते हैं। लास्ट है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, यानी सिर्फ ऑब्जर्व करके हम कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में रख सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट बार बार अपने कानों को जहां से उसको इंस्ट्रक्शंस मिल रही है उस तरफ को मोड़ रहा है, तो हो सकता है कि उसे किसी तरह की हियरिंग में दिक्कत हो। या फिर वो दोबारा दोबारा से इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करने के लिए कह रहा है, तो हो सकता है उसको सुनाई देने में दिक्कत हो। या फिर उसके कानों में किसी तरह की पेन या फिर म्यूकस सिक्रीशन हो, या फिर वो फ्रीक्वेंटली हेडेक्स जैसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा हो। तो इन सभी पॉइंट से हम पता लगा सकते हैं कि स्टूडेंट को हियरिंग इम्पेयरमेंट है या नहीं है। इसके बाद है कुछ रेमेडियल स्ट्रेटजीज, कुछ ऐसी टेक्निक्स जिससे हम हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं उसकी लर्निंग के दौरान। तो पहला है यूज ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस, यानी टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके, जैसे कि हियरिंग एड्स या एम्पलीफायर्स को लर्निंग के दौरान यूज करके। फिर है आईईपी प्लान्स बनाकर, जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। थर्ड है लिप रीडिंग सिखाकर और साइन लैंग्वेज का यूज कर कर भी हम इन स्टूडेंट्स की लर्निंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट के बाद है विजुअल इम्पेयरमेंट, जो जुड़ा है बच्चों की देखने की एबिलिटी से। तो आमतौर पर हमारी आईसाइट वीक होती है तो हम स्पेक्स का यूज कर लेते हैं, पर विजुअल इम्पेयर्ड के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ ग्लास, लेंसेज, मेडिसिन या इनफैक्ट सर्जरी से भी प्रॉपर आई विजन अचीव नहीं हो पाती। आगे विजुअल इम्पेयरमेंट को भी सवेरिटी के बेसिस पर दो टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है। तो पहला है लो विजन, जिसमें ग्लासेस लगाने के बाद भी ब्लरनेस यानी धुंधला दिखने की प्रॉब्लम आती है। और दूसरा है लीगली ब्लाइंड, जिसे सबसे ज्यादा मिस इंटरप्रेट किया जाता है। बिकॉज जरूरी नहीं कि वो पर्सन लीगली ब्लाइंड है जिसे एक बिल्कुल अंधेरा यानी ब्लैकनेस दिख रही है। एक्चुअली लीगली ब्लाइंड हर वो पर्सन है जिसकी आईसाइट 20/200 से भी वीक है आफ्टर करेक्शन, यानी बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट्स मिलने के बाद भी। यानी हर वो पर्सन लीगली ब्लाइंड है जिसे दिख तो सकता है बट उसकी आई विजन बहुत ज्यादा वीक है, यानी कि 20/200 से भी ज्यादा वीक है। आगे ब्लाइंडनेस की भी दो सब कैटेगरीज हैं। एक तो है टोटल ब्लाइंड और दूसरा है एंगुलर ब्लाइंडनेस। और हाँ, टोटली ब्लाइंड पर्सन वो पर्सन है जिसे कुछ नहीं दिखता, और एंगुलर ब्लाइंड वो पर्सन है जिसे दिखता तो है पर उतना एक्यूरेटली नहीं। ओके, तो इसके बाद है ये चार्ट पेपर। ऑलमोस्ट हम सभी ने इसे चार्ट पेपर को देखा होगा, इसे पहचानते भी होंगे। तो ये है स्नेलन्स चार्ट, जो विजन टेस्टिंग में यूज किया जाता है। इसमें आपको 20 फीट की दूरी से इन लेटर्स को रीड करना होता है। इसमें जो लीगली ब्लाइंड पर्सन है वो सिर्फ फर्स्ट लेटर को ही रीड कर पाएगा आफ्टर वेयरिंग स्पेक्टिकल्स या फिर ग्लासेस। लो विजन वाला पर्सन पहली 6 लाइंस को 6 लाइंस को पढ़ पाएगा। जो नॉर्मल विजन है वो 8 लाइंस तक को इजिली रीड कर पाएगा। और जो इससे भी अच्छी विजन है, जिसे हम ईगल आई विजन कहते हैं, वो इस पूरे चार्ट पेपर को बड़े ही इजिली पढ़ सकता है। आगे है विजुअल इंपेयरमेंट को आइडेंटिफाई करने के कुछ तरीके। तो पॉइंट्स वही है, बस मेजर्स थोड़ी सी डिफरेंट है। तो सबसे पहले हमारे पास है मेडिकल एग्जामिनेशंस, यानी रेगुलर आई चेकअप्स कंडक्ट करवाकर। कहा जाता है कि एक साल में हमें 2 बार अपने आई सेट को चेक करवाना चाहिए, एटलीस्ट जब आप 18 ईयर्स से भी नीचे की एज में हो। फिर है बिहेवियरल साइंस, जैसे कि आईज को ज़्यादा ब्लिंक करना या बुक्स को बहुत ही आंखों के पास लाकर पढ़ना। ये भी आप उनके बिहेवियरल साइन को, स्टूडेंट के बिहेवियर को नोटिस कर सकते हैं। इसी के साथ है एकेडमिक डिफिकल्टीज, यानी पढ़ने और लिखने में किसी तरह की दिक्कत आना, तो चांसेस हाई है कि उसको विजुअल इंपेयरमेंट हो सकता है। एंड लास्ट है बाय ऑब्जर्वेशन, यानी कि अगर स्टूडेंट रेगुलरली हेडेक को या फिर आई स्ट्रेन को प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, तो भी चांसेस है कि उसे विजुअल किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। अभी इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए हमारे पास क्या क्या रेमेडियल स्ट्रेटजीज है वो हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले है आईसीटी या असिस्टिव डिवाइसेस का यूज करना, जैसे कि ब्रेल डिवाइसेस,
ऑडियो बुक्स या मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करना। फिर है आईईपी। तो जैसे कि हमने हियरिंग में कवर किया था, इसमें भी वही है कि आईईपी टीम्स बनाना, जिसमें इंक्लूडेड है पेरेंट्स, टीचर्स, जो उसके पीयर ग्रुप्स है, कम्युनिटी मेंबर्स है, ये सभी एक टीम बनाकर काम करते हैं कि जो बच्चों की नीड्स है उसको विद इन स्कूल एंड आउट ऑफ द स्कूल हर टाइम पे उसकी नीड्स को फुलफिल किया जा सके। उसके बाद है लर्निंग मटेरियल्स में मॉडिफिकेशंस कर कर, जैसे कि बुक्स के फ़ॉन्ट को इंक्रीज करना। तो अभी अगर आप ये टेक्स्ट देख रहे हैं तो ये 24 के फ़ॉन्ट पर लिखा गया है, अगर आप लैपटॉप पर देख रहे हैं जिस पर मैं बना रहा हूँ। पर अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं तो 16 के फ़ॉन्ट पर है। पर जो विजुअल इम्पेयर्ड है, जिनसे कोई लेटर्स ज़्यादा बारीक नहीं दिखते, तो उनके लिए हम बिग प्रिंटेड बुक्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें 32 या 60 तक के प्रिंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रही हैं। लास्ट है क्लासरूम और सिटिंग अरेंजमेंट में कुछ चेंजेस लाकर, जैसे कि विजुअल इंपेयर्ड स्टूडेंट्स को ब्लैक बोर्ड के नजदीक यानी कि क्लास में सबसे आगे बिठाकर। तो ये था विजुअल इंपेयरमेंट। इसके बाद बात करते हैं स्पीच इंपेयरमेंट की, जिसमें पर्सन की वर्ड प्रोनाउंसिएशन यानी शब्दों को उच्चारने की एबिलिटी अफेक्ट होती है। इसमें दोनों एक्यूरेसी और फ्लुएंसी बहुत ही ज्यादा बैडली इफेक्ट होती है। अभी स्पीच इंपेयरमेंट को भी आगे दो सब कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक्चुअली मैंने सभी में दो कैटेगरीज को इंक्लूड किया है सो दैट कि आपको एग्जाम्स में इजीली दो से आपको इजीली रिकॉल हो सके और एग्जामिनर पर भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट जाए। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास है आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, जिसमें गले में किसी तरह की डिसफंक्शनिंग के कारण वर्ड प्रोनाउंसिएशन में डिफिकल्टी होती है। दूसरा है फ्लुएंसी डिसऑर्डर, जैसे कि बोलते बोलते हकलाना, जिसे स्टैमरिंग या स्टटरिंग भी कहते हैं। आगे इसी स्टटरिंग को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं एसएसआई किट का, जो एक रेटिंग स्केल की तरह काम करती है। तो हियरिंग में हमने कवर किया था ऑडियोमीटर को, विजुअल में स्नेलर्स चार्ट को, और स्पीच में यूज किया जाता है एसएसआई किट को। अभी आगे कुछ पॉइंट्स कवर कर लेते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन के। तो पॉइंट पहला वही है मेडिकल चेकअप्स कंडक्ट करवाकर। तो सबसे पहले जो हमने कवर किया था हियरिंग में, उसमें हमने ईएनटी स्पेशलिस्ट के थ्रू कंडक्ट करवाया था। विजुअल में हमने स्नेलर्स चार्ट का यूज किया था। यहाँ पर हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है एसएसआई टेस्ट, उसका हम यूज कर सकते हैं। सेकंड है एकेडमिक क्यूज, यानी कि जो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज करके, जैसे कि बच्चे का डिस्कशन या डिबेट में कैसी परफॉर्मेंस है, कहीं वो उस समय हकला तो नहीं रहा, या फिर उससे कुछ स्टैमरिंग जैसी इश्यूज तो नहीं है, या वो बोल नहीं पा रहा, आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा अपनी बातों को। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, जिसमें अगर स्टूडेंट क्लासरूम की एक्टिविटीज या सोशल गैदरिंग को अवॉइड कर रहा है, या बाकी बच्चों से ज्यादा समय ले रहा है आंसर देने के लिए, तो कुछ चांसेस बढ़ जाते हैं उसकी स्पीच इंपेयरमेंट होने के। आइडेंटिफिकेशन के बाद देखते हैं कुछ रेमेडियल मेजर्स को, जिसमें हम काउंसलिंग या थेरेपीज कंडक्ट करवा सकते हैं बच्चों को एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। इसमें एम होता है कि जो बच्चे की आर्टिकुलेशन है, वर्ड प्रोनाउंसिएशन है, और उसकी फ्लुएंसी दोनों बेहतर हो सके। फिर है आईईपी प्लान्स या टीम बनाकर, जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। और लास्ट है असिस्टिव टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर का यूज करना, जैसे कि टेक्स्ट टू स्पीच या कम्युनिकेशन डिवाइसेस का यूज करना। ओके, तो ये था स्पीच इम्पेयरमेंट। इसके बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि है ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट, जिसमें या तो पर्सन का मसल पर कंट्रोल नहीं रहता, या फिर उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें किसी तरह की डिसफॉर्मिटी आ जाती है। आगे इसके भी दो सब कैटेगरीज हैं, दो रीजंस हैं जिससे ऑर्थोपेडिक इंपेयरमेंट हो सकता है। तो सबसे पहला रीजन है कंजेनिटल कंडीशन, जो बाय बर्थ बच्चे को होता है कि जब वो वूम से बाहर आता है मदर से, उसके दौरान या फिर उससे पहले जब वो पेट में है मदर के, उस समय हो सकता है, तो वो होता है कंजेनिटल कंडीशन। सेकंड है एक्वायर्ड कंडीशन, जो बाय एक्सीडेंट या इंजरी या किसी तरह के डिसीज के कारण होता है। तो सिंपल है, जो कंजेनिटल है वो बिफोर या ड्यूरिंग बर्थ है, और एक्वायर्ड है आफ्टर बर्थ। आगे है ऑर्थोपेडिक इंपेयरमेंट के कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि फ्लैट फीट, टो वॉकिंग, पिजन टोस या सेरेबल पाल्सी। इसमें बाकी उतने इंपॉर्टेंट नहीं, बट जो सेरेबल पाल्सी है ये कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, जिसमें ब्रेन से प्रॉपर सिग्नल ना मिलने के कारण बॉडी बैलेंसिंग, हैंड आई कोऑर्डिनेशन
और बॉडी मूवमेंट्स जैसे प्रॉब्लम्स बच्चे को फेस होती है। पर ये क्योरेबल है, पर अप टू सम एक्सटेंट। अभी इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम फिजिकल एग्जाम्स कंडक्ट कर सकते हैं, बच्चों की मेडिकल हिस्ट्री देख सकते हैं कि पास्ट में उस स्टूडेंट को किसी तरह की इंजरी या डिसीज तो नहीं था, और लास्ट है स्टूडेंट की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करके कि उस पर्सन को चलने या बैलेंस करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, उसे किसी तरह की स्वेलिंग, वीकनेस या मसल क्रैम्प्स तो नहीं, उसका पोस्चर ठीक है या नहीं। तो ये सभी ऑब्जर्व कर सकते हैं हम ड्यूरिंग अवर टीचिंग सेशंस, और इस तरह से आइडेंटिफाई करके हम इसे ठीक कर सकते हैं, इसे प्रिवेंट कर सकते हैं किसी तरह की फिजिकल एक्सरसाइजेज या थेरेपिस्ट कंडक्ट करवाकर, बच्चों के अकॉर्डिंग आईईपी प्लान्स बनाकर, और उन्हें असिस्टिव डिवाइसेस या टूल्स दिलाकर, जैसे कि व्हीलचेयर्स या क्रचिस प्रोवाइड करवाकर। ओके, तो ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट के बाद है इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, जो जुड़ा है बच्चे की बौद्धिक क्षमता से। जो आईक्यू का कंसेप्ट है वो इसी के अंडर आता है। तो इस केस में बच्चों की तर्क वितर्क की शक्ति या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये दोनों अफेक्ट होती हैं। इसी के साथ जो डेली बेसिक लाइफ नीड्स हैं, जो टास्क है उसमें डिफिकल्टी होती है बच्चे को करने में। इसी के साथ कम्युनिकेशन यानी बातचीत, सेल्फ केयर यानी कि अपना खुद का ध्यान रखना, सोशल स्किल्स यानी सामाजिक कौशल, और स्कूल की एकेडमिक स्किल्स, ये सभी चीजें अफेक्ट हो जाती हैं। आगे इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट को भी दो तरह से कैटेगराइज किया जाता है, वही जो हमने ऑर्थोपेडिक में कवर किया था। तो पहला है कंजेनिटल यानी जन्म के समय या जन्म से पहले होने वाली ब्रेन रिलेटेड इश्यूज, जैसे कि प्री मेच्योर बर्थ होना। दूसरा है एक्वायर्ड कंडीशन, यानी किसी तरह की इंजरी, इलनेस या डिसीज या किसी तरह के मेंटल ट्रॉमा के कारण होने वाला ऐसे प्रॉब्लम जिससे कि बच्चों की ब्रेन की डेवलपमेंट को अफेक्ट होता है। पर हाँ, एक्वायर्ड कंडीशंस उस केस में भी और इस केस में भी बहुत हद तक क्योरेबल होती है, बिकॉज ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इफेक्ट होती है। अगर हम उस पर्सन की लिविंग कंडीशंस को, उसके जो बैकग्राउंड्स को अगर हम चेंज कर दें, तो ऑटोमेटिकली जो पर्सन के एक्चुअल सेल्फ है वो निकल कर बाहर आता है। आगे कंजेनिटल कंडीशन को भी दो तरह से कैटेगराइज किया जाता है, उनकी सब कैटेगरीज हैं, जिसमें सबसे पहला है जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसमें कि क्रोमोसोम्स में किसी तरह की म्यूटेशन के कारण उन ब्रेन की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाती। सेकंड है प्री नेटल फैक्टर्स, जैसे कि मदर को अच्छी डाइट ना मिलना, या फिर प्रेगनेंसी के टाइम किसी का ड्रग का ओवर यूज या अब्यूज करना। ये दोनों ही कारण हो सकते हैं कंजेनिटल कंडीशन के। आगे इसको मेजर करने के लिए हमारे पास है आईक्यू स्केल, जिसमें 0 से लेकर 120 या कई बार 140 तक भी दिया होता है। उस पर टेस्ट कंडक्ट करवाकर रेट किया जाता है। ऐसा ही एक टेस्ट है विस्क, यानी रेचर्स इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, या स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट। इसमें अगर आईक्यू 70 से भी नीचे आता है तो वो स्टूडेंट, वो पर्सन इंटेलेक्चुअली इंपेयर्ड की कैटेगरी के अंडर फॉल होता है। इसी के साथ कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट या ऑब्जर्वेशन से बच्चों की डेवलपमेंटल स्पीड और लर्निंग प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लास्ट है मेडिकल हिस्ट्री या केस स्टडी से बच्चे की पास्ट में हुई किसी इवेंट्स के कारण या उसके ट्रॉमास के कारण उसके जो ब्रेन पर इम्पैक्ट हुआ है, हम उसको भी देख सकते हैं। इसके बाद है आईक्यू टेस्ट को किस तरह से कंडक्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहला है वर्बली, यानी एक पर्सन इंस्ट्रक्शंस को बोलेगा और दूसरा पर्सन भी बोलकर उसका फॉलो अप करेगा। सेकंड टाइप है परफॉर्मेंस टेस्टिंग या नॉन वर्बल टेस्टिंग, जिसमें बिना बोले सिर्फ हमें अपने हाथों से उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करना होता है। इसके बाद है ये आईक्यू का एक कर्व चार्ट, इसे कहा जाता है बेल कर्व। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो लाई करती है 90 से लेकर 110 तक की रेंज के अंदर, उन यानी कि उनका आईक्यू 90 से लेकर 110 तक ही होता है। जो एक्सेप्शनली गुड, जिसे हम कहते हैं कि वो पर्सन बहुत ज्यादा गिफ्टेड है, तो उस पर्सन का आईक्यू 140 के आसपास होगा। एंड अगर कोई पर्सन बहुत ही ज्यादा वीक है, यानी उसे किसी तरह की इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट है, तो उसका आईक्यू 70 से भी नीचे होगा। इसके बाद है ऐसे बच्चों के लिए कुछ रेमेडियल स्ट्रेटजीज। तो सीवियरली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए हम उन्हें बेसिक लिविंग स्किल्स सिखा सकते हैं, जैसे कि खुद का ध्यान कैसे रखना है,
हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है, ये सब। बच्चों के अकॉर्डिंग आईईपी प्लान्स बना सकते हैं, जो हमने पहले भी कवर किया है। लिविंग स्किल्स ट्रेनिंग देकर, उप्स आई थिंक ये पॉइंट रिपीट हो गया है, तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट है अपनी क्लासरूम को इंक्लूसिव बनाकर, यानी समावेशी बनाकर, जिसमें हम सभी तरह के स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं, फिर चाहे वो डिसेबल्ड है या नॉन डिसेबल्ड है। अभी एग्जाम्स में आपसे ये जरूर पूछेगा कि इम्पेयर्ड, जो सीवियरली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं, उन्हें आप कैसे पढ़ाएंगे। पर हर टाइम आपका आंसर यही होना चाहिए कि आप कैसे पढ़ाएंगे, इंक्लूसिवली पढ़ाएंगे, एक साथ पढ़ाएंगे, फिर चाहे वो सीवियरली इम्पेयर्ड है, प्रोफाउंडली इम्पेयर्ड है या मॉडरेटली इम्पेयर्ड है। हर तरह के स्टूडेंट को आपको इंक्लूसिवली एक ही क्लासरूम में बिठाकर पढ़ाना है। और इस पूरे सब्जेक्ट का तो यही मोटिव है ना, कि आपको इंक्लूसिवली आपको टीच करना, बच्चे को आना चाहिए कि किस तरह से उनकी नीड्स को फुलफिल किया जाता है। इसके बाद है लर्निंग डिसेबिलिटी, जो जुड़ी है बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस से। यानी विद इन स्कूल जो बेसिक टास्क होते हैं, जैसे कि रीडिंग यानी पढ़ना, राइटिंग, मैथमेटिक्स, रीजनिंग या कॉम्प्रिहेंशन, तो इस कैटेगरी में जो बच्चे हैं उनका आईक्यू बाकी बच्चों के जितना ही होता है, पर वो किसी पर्टिकुलर फील्ड में किसी तरह की डिफिकल्टी को फेस कर रहे होते हैं। इसके आगे बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं, पर हम कुछ को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला है डिसलेक्सिया, यानी यहाँ पर लैंग्वेज को रीड करने में, लेटर्स को रिकॉग्नाइज करने में या फिर फ्लुएंटली वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में डिफिकल्टी होती है। नेक्स्ट है डिसग्राफिया। तो ग्राफिया का मतलब है लिखने के रिलेटेड। यहाँ पर लिखने में बच्चे को डिफिकल्टी होती है, हैंड राइटिंग में डिफिकल्टी होती है, एक गिवन स्पेस में बच्चे को लिखने में डिफिकल्टी फेस होती है। थर्ड है डिसकैलकुलिया, यानी कि मैथमेटिक्स के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जैसे कि प्लस माइनस या फिर मनी के रिलेटेड, कि आपने इतना देना था उससे इतना लेना था, तो उसमें जो है बच्चा गड़बड़ कर देता है। फोर्थ है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसमें कि जो ऑडिटरी जो आपको इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करने में डिफिकल्टी होती है, उसे समझने में डिफिकल्टी होती है। इसी के साथ है विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जो विजुअली आपको दिखाया जा रहा है उसको अपने दिमाग में प्रोसेस करने में, जैसे कि मैप्स दिखाया जा रहा है, चार्ट्स दिखाए जा रहे हैं या बुक्स रीड करवाई जा रही है, उसको मेंटली पर्सन इंटरप्रेट नहीं कर पाता। सिक्स पॉइंट है डिसप्रेक्सिया। तो प्रेक्सिया का वर्ड जुड़ा है बच्चे की मोटर स्किल्स से। तो यहाँ पर बच्चे का मोटर कोऑर्डिनेशन या बैलेंस या फाइन मोटर स्किल्स नहीं बन पाते। फाइन मोटर्स कहाँ पर यूज होते हैं, लिखने के लिए। तो डिसप्रेक्सिया से फेस करने वाला स्टूडेंट को लिखने में ऑटोमेटिकली डिफिकल्टी फेस होगी ही होगी। लास्ट है डिस्फेजिया। इसमें पर्सन को डिफिकल्टी होती है बोलने में, जो उन्हें पढ़ाया जा रहा है, जो उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, उसको बोल के एक्सप्रेस करने में इस पर्सन को डिफिकल्टी होती है, अगर वो पर्सन डिस्फेजिया से सफर कर रहा है। इसके बाद देखते हैं मल्टीपल इम्पेयरमेंट को। तो एक ऐसी कंडीशन जिसमें एक से ज्यादा डिसेबिलिटीज एक ही पर्सन को एक ही टाइम पर हो, तो वो आता है मल्टीपल इम्पेयरमेंट की कैटेगरी के अंडर। जैसे कि पर्सन को फिजिकल इम्पेयरमेंट भी है, उसी के साथ साथ किसी तरह की इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट भी है। तो इस केस में एक तो इम्पेयरमेंट एज द मेजर, एज अ प्राइम सोर्स काम करेगी, जो सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रही है पर्सन को। और दूसरी इम्पेयरमेंट एज अ माइनर काम करेगी, जिसमें डिफिकल्टी तो है उस पर्सन को, पर वो उतना ज्यादा सीवियर नहीं है, हो सकता है वो माइल्ड या मॉडरेटली इफेक्ट कर रहा हो पर्सन की लर्निंग को। तो इसमें क्या है कि सबसे पहला पॉइंट है कि इन्वॉल्व्स टू और मोर डिसेबिलिटीज। तो जैसे हमने बात की, दो या उससे भी ज्यादा भी हो सकती है। तो ऐसे पर्सन के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है पढ़ना, लिखना और अपने बेसिक लाइफ स्किल्स को, अपने बेसिक टास्क को कवर अप करना। नेक्स्ट है कि ईच डिसेबिलिटी में इंटेंसिफाई द इफेक्ट ऑफ अदर। तो एक डिसेबिलिटी के साथ अगर दूसरी हो रही है, तो उसके इफेक्ट को भी डबल या ट्रिपल कर देती है वो। लीड टू severe communication, learning and mobility difficulties requiring comprehensive support system। तो ओवरऑल जो कम्युनिकेशन है उस पर्सन की, लर्निंग है, मोबिलिटी यानी कि तोरा फेरा जो पर्सन का होता है, चलने में दिक्कत होती है, तो ओवरऑल उसको बहुत ही ज़्यादा इंटेंस सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है, एज अ कम्युनिटी से और एज अ टीचर से। इसके बाद है कुछ एग्जांपल्स मल्टीपल इंपेयरमेंट पर्संस की। तो सबसे पहला है डेफ ब्लाइंडनेस, अ कॉम्बिनेशन ऑफ हियरिंग एंड विजुअल इंपेयरमेंट दैट severely लिमिट्स कम्युनिकेशन एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। तो डेफ वो पर्सन है जो किसी तरह से सुन नहीं सकता, और ब्लाइंड वो पर्सन है जो देख नहीं सकता। तो दोनों कंडीशंस अगर जुड़ जाती हैं, तो वो पर्सन ना तो देख पाएगा और ना फिर सुन पाएगा। तो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस को सुनना और देखना, दोनों ही टास्क जो है
वो बिल्कुल ही कंप्लीटली वाइंड अप हो जाते हैं। सेकंड है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी विद सेरेब्रल पल्सी। तो इंटेलेक्चुअल जुड़ा है बच्चे की ब्रेन के रिलेटेड उसके बौद्धिक विकास से, और सेरिबल आता है ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट में। तो इसमें पर्सन तुर नहीं पाएगा, यानी चल नहीं पाएगा, उसी के साथ साथ उसकी जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो भी काफी ज्यादा स्लो हो जाएगी। लास्ट पॉइंट है सपोर्ट सिस्टम। ऐसे बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम आईईपी प्लान्स बना सकते हैं। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने सभी में कवर किया था, जानबूझकर मैंने इसको कवर किया है ताकि आप आईईपी प्लान को कभी भी किसी भी फील्ड में नहीं भूलें। सेकंड है असिस्टिव टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके, जैसे कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस, मोबिलिटी एड्स, या जिस तरह की भी नीड्स को उनको ज़रूरत है। लास्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करके, बोथ उनकी एकेडमिक लाइफ में, उनकी हेल्थ केयर सेक्टर्स में, आउट ऑफ द स्कूल में एंड विद इन द स्कूल में, हर जगह पर जो आपको उसको फील करवाना है वो एज अ खुद का, एज अ पर्सन का फील करना है, उसको सेग्रीगेटेड यानी अलग थलग हमें फील नहीं करवाना है। ओके, तो ये थी हमारी आज की ये वीडियो। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एक कमेंट डालिए, आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, क्या आपको बुराई लगी, तो वो सभी चीज़ें मेरे को बताइए, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर बताइए। थैंक यू।